आज हम लोग इस वीडियो में मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय समीकरण पढ़ते हैं। मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के कुछ नियमों को गणितीय रूप में लिखा और इन गणितीय रूपों को कहा जाता है मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय समीकरण। इन समीकरणों के माध्यम ने मैक्सवेल ने प्रकाश के संबंध में तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भविष्यवाणी की थी। तो इन्होंने मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय जो समीकरण हैं दो रूपों में उन्होंने दिया था, एक समाकलन रूप में और एक अवकलन रूप में। तो हम लोग इनके चार समीकरण हैं, चार समीकरण हैं, समाकलन रूप, और अवकलन रूप। तो पहला समीकरण इन्होंने जो विद्युत में गॉस का नियम है उसको गणितीय रूप दिया। तो गॉस के नियमानुसार वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई वह सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, अर्थात पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था तो कि उस बंद पृष्ठ के लिए अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ समाकलन करें तो उसको भी फाई कहा जाता है, अर्थात सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। अब चूंकि इसमें बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ है तो उसके अंदर आयतन होगा। अब उसके अंदर मान लीजिए आवेश का वितरण पूरे आयतन में है, एक समान रूप से फैला है, तो फिर हम यहाँ पर सिग्मा क्यू ज्ञात करने के लिए उस पूरे बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन के अंदर का आवेश निकालेंगे। तो सिग्मा क्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग जो आयतन आवेश घनत्व होता है, मान लीजिए एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को बोला जाता है रो, जिसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो रो का यदि हम पूरे आयतन के लिए समाकलन कर लें तो सिग्मा क्यू निकल आता है। तो सिग्मा क्यू बराबर होता है संपूर्ण आयतन के लिए रो डीवी। तो रो डीवी को हम लोग रो डीवी कर लेंगे तो ये पूरे उस बंद पृष्ठ के अंदर संपूर्ण आयतन का कुल आवेश निकल आता है। तो इसको यहाँ रख देंगे तो ये पहला समीकरण उनका बन जाएगा। तो आ जाता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी बराबर हो जाता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और होल बलून के लिए रो डी। तो इसको बोला जाता है। तो ये है मैक्सवेल का पहला समीकरण जिसका अवकलन रूप है अवकलन। अब उन्होंने समाकलन, तो ये समाकलन रूप आया। अब अवकलन रूप के लिए उन्होंने किया क्या कि जैसे हम लोग लिखते हैं ई डी ई डॉट डी ए बराबर लिखा जाता है आपका। अब हम लोग अगर इसको यहाँ से अगर लिख लें रो डी वी तो रो अपान एप्सिलॉन नॉट डी वी रो अपान, इसको हम लोग उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डी वी, यानी वॉल्यूम के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट किया। तो वॉल्यूम के सापेक्ष में जब डिफ्रेंशिएट किया तो डी बाई डी वी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। क्योंकि अब यहाँ पर जो बात करने लगे वो अब एकांक आयतन के लिए उन्होंने निकालने की कोशिश की, क्योंकि अब आवेश का वितरण अब ये जो वैद्युत फ्लक्स था वो संपूर्ण बंद पृष्ठ से था, यानी संपूर्ण आयतन से था। तो यहाँ पर एकांक आयतन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करने लगे। तो इसको उन्होंने लिखा डेबर ई बाई डेबर एक्स वन डायरेक्शन में, तो उसको लिखा जाता है डेल डॉट ई। ये डेल डॉट ई कहलाता है। डेल डॉट ई केवल लिख लीजिए और ये आ जाएगा आपका डीवी डीवी हट जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पहले समीकरण का अवकलन रूप है। अब हम लोग दूसरा समीकरण देखते हैं। तो ये पहले समीकरण का अवकलन रूप हो गया, समाकलन हो गया। दूसरा समीकरण जो है उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का नियम लिया। तो चुंबकीय क्षेत्र में गॉस के नियम को डिफाइन किया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, यानी जो बी डॉट डी ए होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का उस बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन जो होता है वह शून्य होता है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में
जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र का निर्माण करती हैं। यदि हम किसी बंद पृष्ठ को लेते हैं तो जितनी बल रेखाएं पृष्ठ में तरफ से अंदर जाती हैं उतनी ही बाहर निकल जाती हैं, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स एक बंद पृष्ठ का 0 होता है। तो उन्होंने ये लिखा। तो ये है सेकंड समाकलन रूप, समीकरण 2 का समाकलन रूप। अब इसको उन्होंने फिर से एकांक आयतन के लिए करने के लिए उन्होंने फिर से उसको डी बाई डी वी डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो वेक्टर बी डॉट बी डी ए के लिए डिफ्रेंशिएशन किया बराबर 0। तो इसका फिर से तो यहाँ पर डी बी माने होता है डी बी बराबर होता है, डी बी आयतन है तो हम इसको डी एल टू डी एल लिख सकते हैं, डी एल कट जाता है, इसको डी एल में आ जाता है डी बी अपॉन डी एल, यानी डेवर बी बाई डेवर एल लिखते हैं। तो डेवर बी बाई डेवर एल को अगर एक डायमेंशन के लिए हम लोग पार्शियल अवकलन करें तो डेवर बी बाई डेवर एक्स आ जाएगा। तो इसको लिखा जाता है डेल डॉट बी और बराबर हो जाता है 0। तो ये है अवकलन रूप दूसरे समीकरण का। इसी तरह से तीसरे समीकरण के लिए उन्होंने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो फैराडे ने पहला नियम दिया था उसको तीसरे समीकरण निकालने के लिए उपयोग किया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो फैराडे ने बताया किसी बंद परिपथ से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के समय, तो E बराबर होता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, अर्थात उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये लिखा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र में किसी दो बिंदुओं के बीच वेक्टर E डॉट dl निकालें, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक देखिए समाकलन करें तो वह इन बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। तो इन दोनों को उन्होंने मिला लिया तो इसको तीसरा समीकरण कहा गया। वेक्टर E डॉट वेक्टर dl बराबर होता है d माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ये इस तरह से। तो ये है तीसरा समीकरण। और इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और फिर इसी आधार पर उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि परिवर्ती जो विद्युत क्षेत्र होता है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इसको अवकलन रूप में लाने के लिए उन्होंने इसको एरिया से डिफ्रेंशिएट किया, एरिया के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ई डी एल इज इक्वल ई डॉट डी एल इज इक्वल माइनस डी फाई बी अपॉन डी फाई बी की जगह हम लिख सकते हैं बी इंटू डी ए, बी इंटू ए कह लीजिए, डी ए कह लीजिए, बी इंटू डी ए अपॉन डी टी, ये लिख सकते हैं। तो इसको इन्होंने एरिया से डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी बाई डी ए कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू एरिया से डिफ्रेंशिएट किया, ई डी एल इज इक्वल माइनस डी बाई डी टी, और ये आपका आ गया डी बी, या डी को इधर कर लीजिए, फाई की जगह सॉरी बी ए लिख लीजिए, फाई की जगह हम लोग फाई बी की जगह बी इंटू ए चुंबकीय फ्लक्स लिख लेते हैं। तो ए यहाँ पे लीजिए तो आ जाएगा ये बी इंटू डी अपॉन डी टी हो जाएगा। ये एरिया के विद रिस्पेक्ट टू एरिया डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पर हम लोग डी ए का मतलब हम दो बार डी एल लिख सकते हैं, तो एक डी एल कट गया तो डी बाई डी एल आ जाएगा, यानी डेवर ई बाई डेवर एल लिख सकते हैं। तो इन्होंने लिखा, इसको बोला जाता है ये वेक्टर राशि होती है, तो डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस ई सॉरी डेल क्रॉस ई यहाँ से आएगा, डी एल कट जाएगा तो ये माइनस डेवर बी बाई डेवर टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो ये रूप निकल के आया तीसरे समीकरण का। तो ये है तीसरा समीकरण, इसको कर्ल ई बोला जाता है, कर्ल ई बराबर माइनस डेवर बी बाई डेवर टी। तो ये आ गया, ये सदिश रूप में है, वो दोनों समीकरण अदिश रूप में थे। तो ये है तीसरा समीकरण। अब हम लोग चौथे समीकरण को डिराइव करेंगे। तो जो मैक्सवेल ने चौथे समीकरण के लिए जो उन्होंने एम्पियर के परिपथीय नियम में जो संशोधन किया था उसको बोला जाता है इनका चौथा समीकरण। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम था उसमें उन्होंने विस्थापन धारा का संशोधन किया था, तो उसको बोला गया मैक्सवेल एम्पियर परिपथीय नियम। तो वो था बी डॉट डी एल, यानी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का किसी पास के लिए बंद पास के लिए जो रेखीय समाकलन होता है वह होता है म्यू नॉट ब्रैकेट में आई सी प्लस आई डी, जहाँ पर आई सी को चालन धारा कहते हैं और आई डी को
बोलते हैं विस्थापन धारा, और ID बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। तो इस आधार पर अगर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये वाला बन जाता है आपका समीकरण नंबर, यानी यूँ लिख देंगे बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। तो ये है मैक्सवेल का चौथा समीकरण। अब इसको अवकलन रूप में, ये समाकलन रूप कहलाता है। अवकलन रूप के लिखने के लिए हम लोग अब इंटीग्रेशन का योग न करके हम केवल ये लिखें बी डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट, और ये जो फाई लिखा है इसको लिख लेंगे हम लोग डी बाई डी टी ई इंटू ए। तो इसको हम लोग एक लाइन बी डी एल बराबर बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट ई डी ए अपॉन डी टी। तो इस तरह से अब इसको भी उन्होंने डी ए के सापेक्ष ए के सापेक्ष इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ए के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने के मतलब डी बाई डी ए बी डी एल इज इक्वल डी बाई डी टी डी बाई डी ए म्यू नॉट को बाहर लिख सकते थे, म्यू नॉट को अंदर ही लिख लीजिए, म्यू नॉट और आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट ई डी ए अपॉन डी टी। इस तरह से तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन किया, फिर मैंने बताया कि डी ए की जगह पर हम लोग दो बार डी एल लिख लें तो एक डी एल कट जाएगा, डी बी बाई डी एल आ जाएगा, जिसको पार्सल में अगर वन डायमेंशन में लिखा जाए पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो लिखा जाएगा डेवर बी बाई डेवर एल या डेवर बी बाई डेवर एक्स लिख सकते हैं। तो डेवर बी बाई डेवर एक्स यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट इधर हो जाएगा, और ये आपका ये कांस्टेंट है तो आई सी जो का जो रहेगा, और इधर आकर जो एरिया से जब डिवाइड कर लेंगे इसको, एरिया से यहाँ एरिया नीचे आ जाएगा, एरिया यहाँ पर मान लीजिए नीचे आ गया तो डी ए आई सी अपॉन डी ए प्लस एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा डी ए कट जाएगा तो डी बाई डी टी आ जाएगा, यानी डेवर बाई डेवर टी लिख लेंगे, डेवर टी बाई डेवर टी ऐसे लिख लिया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं, अब इसको इन्होंने वही इसको लिख लेंगे, ये सदिश राशि है, डेल क्रॉस बी लिख लिया जाएगा और इज इक्वल म्यू नॉट और ब्रैकेट में ये आ जाएगा धारा बटे क्षेत्रफल, तो धारा बटे क्षेत्रफल को धारा घनत्व तो कहा जाता है जे, तो यहाँ जे लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर डेवर ई बाई डेवर टी आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए म्यू नॉट का, तो आ जाएगा म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर ई अपॉन डेवर टी, ये आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू होती है इसकी, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है 1/c² के बराबर होता है, प्रकाश की चाल के व्युत्क्रम के वर्ग के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे तो आ जाएगा डेल क्रॉस बी इज इक्वल म्यू नॉट जे धारा घनत्व हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा, या ऐसे कर लीजिए म्यू नॉट को बाहर ही रखिए और यह आ जाएगा 1/c² डेवर ई बाई डेवर टी। तो ये है मैक्सवेल का चौथा समीकरण अवकलन रूप में। तो ये चौथा समीकरण अवकलन रूप में इस तरह से निकला था। तो इस तरह से उन्होंने 4 समीकरण बनाए और इन्हीं 4 समीकरणों के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करके उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की व्याख्या की थी। अब ये जो डेल ऑपरेटर है इसको नेबुला भी बोलते हैं। डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डेवर बाई डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर बाई डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर जेड डेवर बाई डेवर जेड के कैप। ये इसको डेल ऑपरेटर का माने होता है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। डेवर बाई डेवर एक्स जब लगाएंगे तो एक्स के सापेक्ष केवल डिफरेंशिएट करेंगे, वाई और जेड को कांस्टेंट लिया जाता है
डेबर बाई डेबर वाई करेंगे, वाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई जेड को कांस्टेंट एक्स और जेड को कांस्टेंट लेंगे और डेबर बाई डेबर जेड जब निकालेंगे तो वाई और एक्स को कांस्टेंट ले लिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय समीकरण हम लोगों ने 4 सीखे, जिनका अवकलन रूप था और समाकलन रूप था। ये चौथा समीकरण है, ये इसको बोला जाता है मैक्सवेल एम्पियर परिपथीय नियम।